हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बता दिया था, अब देखना प्रीवियस वीडियो के अंदर। फिर मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा था इसी के अंदर एनालॉजी के बारे में और होमोलॉजी के बारे में, एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में हम देख चुके हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या बताया गया है कि इंग्लैंड के अंदर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1850s वाइट विंग्ड मॉथ वर मोर इन नंबर देन डार्क विंग्ड मॉथ। दोस्तों, 1850 की बात है, 1850 से पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, मतलब इंग्लैंड जो था ना, उसके पास पहले इतना कोई पैसा वगैरह नहीं था, पता है ना आपको। 1850 से पहले, 1850 से पहले उसके पास कोई इतना पैसा नहीं था, तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था। तो उस समय पर क्या होता था, पॉल्यूशन नहीं था इंग्लैंड के अंदर। जब पॉल्यूशन नहीं था तो स्टेम जो होते थे प्लांट्स के, वो वाइट कलर के होते थे। और उस समय के जो इंसेक्ट वगैरह होते थे ना, वो ये जो मोथ होती है ना, ये एक बटरफ्लाई जैसा एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है ये। तो ये भी उस समय वाइट कलर का था। तो दोस्तों, पैसा नहीं था इंग्लैंड के पास में, गरीब था वो, ठीक है ना। तो उसके पास में आप देख सकते हैं पैसा नहीं था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था, तो पॉल्यूशन भी नहीं था, तो स्टेम वाइट थे और उस समय के इंसेक्ट भी वाइट थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जबकि डार्क कलर के जो इंसेक्ट या जो मोथ थी उस समय वो कम थे दोस्तों। अब क्या हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920s, अब आपको पता ही है कि इंडिया पे कब्जा कर लिया था इंग्लैंड ने और दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी कब्जा कर लिया, तो खूब पैसा आया। जब खूब पैसा आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया इंग्लैंड के अंदर, फैक्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई, ठीक है ना। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ गया, और जब पॉल्यूशन बढ़ा तो स्टेम जो होते थे वो प्लांट्स के, ट्री वगैरह के जो स्टेम होते थे वो ब्लैक हो गए, और ब्लैक स्टेम के ऊपर ब्लैक कलर के कीड़ों का इवोल्यूशन हुआ, ब्लैक कलर के जो इंसेक्ट होते हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920s डार्क विंग्ड मोथ बिकम मोर इन नंबर व्हेन वाइट विंग्ड मोथ। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि ब्लैक कलर की मौत बढ़ गई और वाइट कलर की मौत कम हो गई? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पॉल्यूशन कॉज द स्टेम, क्योंकि दोस्तों पॉल्यूशन जो था ना, उसने स्टेम को क्या बना दिया, बिकम ब्लैक, काला बना दिया, या काला या भूरा बना दिया, विच वर मोर प्रोन टू वाइट मोथ। और अब उस वाइट जो मोथ थी उसको ब्लैक स्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकार किया गया बर्ड्स वगैरह के द्वारा, जिसके कारण धीरे धीरे वाइट मोथ तो खत्म हो गई और जो केवल ब्लैक मोथ थी वही बाकी रह गई, और उसी ने आगे जाकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली दोस्तों। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। अब हम देखेंगे दोस्तों अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। इसको अनुकूली विकिरण भी कहते हैं दोस्तों। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या बताया गया है कि इन इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया। दोस्तों बिल्कुल इजी है ये। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या बताया गया है कि अडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन की एक प्रोसेस है। अडेप्टिव रेडिएशन दोस्तों इवोल्यूशन की क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है। ये इवोल्यूशन की है ना, इवोल्यूशन की एक प्रोसेस है दोस्तों। और इस इवोल्यूशन की इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, कि किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किसी एक पॉइंट से, किसी एक कॉमन पॉइंट से है ना इवोल्यूशन का स्टार्ट होता है, इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और वो इवोल्यूशन उस एक कॉमन पॉइंट से धीरे धीरे दूसरे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फैल जाता है, तो इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कोई कोई जगह है, कोई फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट के अंदर कोई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ, और इस स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर रहते हैं उस फॉरेस्ट के अंदर। अब पता चला कि उस स्पीसीज के मेंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए उस फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि वो स्पीसीज बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन कर रही है, तो लाखों करोड़ों मेंबर हो गए उस फॉरेस्ट में उस स्पीसीज के। अब मेंबर बढ़ गए उस स्पीसीज के, तो वो जो मेंबर है उस स्पीसीज के,
कुछ उस फॉरेस्ट में रह जाएंगे, कुछ माउंटेन्स पर चल जाएंगे, कुछ डेजर्ट में चले गए, कुछ नदियों के आसपास चले गए। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक पॉइंट पर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर भी फैल गया वो एवोल्यूशन, यानी कि वो स्पीसीज के मेंबर फैल गए। तो इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं दोस्तों, डार्विन फिंचेस। डार्विन जो थे ना, ये एक बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट थे दोस्तों, ये नेचर की बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे। डार्विन ट्रेवल्ड टू गैलेपेगोस आइलैंड एंड ऑब्जर्व मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस ऑन द सेम आइलैंड। दोस्तों डार्विन ने क्या करा, गैलेपेगोस, अमेरिका के पास में गैलेपेगोस आइलैंड है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पर गए ये डार्विन, और इन्होंने वहाँ पर कुछ बर्ड्स देखी, और उन बर्ड्स को इन्होंने नाम दिया डार्विन की फिंचेस। क्या नाम दिया? डार्विन की फिंचेस नाम दिया। दोस्तों जो ये ऑल बर्ड थी ना, ऑल वेराइटी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। सारी की सारी जो बर्ड की जो वेराइटी थी, जैसे आप देख सकते हैं ये पहली बर्ड है, ये दूसरी वाली बर्ड है, ये तीसरी वाली बर्ड और चौथी वाली बर्ड है। इन सभी बर्ड की जो चोंच है, जो बीक है, उसका शेप और साइज अलग अलग टाइप का है, क्योंकि कुछ तो फ्रूट खाती है, कुछ सीड खाती है, कुछ इंसेक्ट खाती है दोस्तों, और कुछ दूसरे तरह का, जैसे फ्लावर का रस वगैरह पीती होगी, ठीक है ना, फ्लावर का नेक्टर वगैरह पीती होगी। तो सभी जो बर्ड हो रही है वो फूड अलग अलग टाइप का कर रही है, इसलिए इनकी चोंच का शेप अलग अलग हो गया। लेकिन इनकी बॉडी का कलर आज भी सेम है, और बॉडी का शेप वगैरह भी एक जैसा ही था दोस्तों। तो इससे क्या पता लगता है कि जरूर इन सभी टाइप की बर्ड का ओरिजिन किसी एक ही टाइप की बर्ड से हुआ होगा, और वो बर्ड सीड ईटिंग बर्ड थी, बीज खाने वाली वो बर्ड थी। तो यही तो अडेप्टिव रेडिएशन है। विद अल्टरनेशन इन बीक, सम बिकॉज इंसेक्टिवोरस एंड सम वेजिटेरियन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही तरह की जो सीड खाने वाली जो बर्ड के जो मेंबर थे, वो फ्यूचर में जाकर अलग अलग टाइप का भोजन करने लग गए होंगे, अलग अलग टाइप का फूड करने लग गए, इसलिए उनकी बीक के शेप और साइज के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरनेशन हो गया, चेंज हो गया। यही तो दोस्तों क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है। अडेप्टिव रेडिएशन का एक सेकंड एग्जांपल और है बहुत अच्छा, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये मार्सुपियल्स क्या होते हैं? आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के मैमल्स होते हैं। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां जिनके अंदर पाई जाती है, जिनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं, ठीक है, वो मैमल्स कहलाते हैं। अब बेटा आपको पता है मैमल्स भी दुनिया में 3 तरह के होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो होते हैं दोस्तों यूथीरियन। कौन होते हैं दोस्तों? यूथीरियन होते हैं। यूथीरियन वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज को बर्थ करते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों मेटाथीरियन। मेटाथीरियन वो होते हैं जो अंडर डेवलप्ड बेबी को, किसको बेटा? अंडर डेवलप्ड बेबीज को बर्थ करते हैं। दोस्तों इनके बच्चे हैं ना अविकसित होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं मेटाथीरियन के। तो इनके है ना मेटाथीरियन पाउच्ड एनिमल के नाम से भी जान सकते हैं इनको। इनके पेट के ऊपर, इनके एब्डोमेन के ऊपर एक पाउच होता है, और ये अपने अविकसित बच्चों को, या अंडर डेवलप्ड जो बेबीज होते हैं ना, जो आधे अधूरे, जो इन अनमेच्योर जो बेबी है, उनको पाउच में रखते हैं, और पाउच में कुछ ग्लैंड्स होती है, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। फिर दोस्तों आपको पता है तीसरे टाइप के जो मैमल्स है वो प्रोटोथीरियन है। प्रोटोथीरियन अंडे देने वाले मैमल्स है, जो आज भी अंडे दे रहे हैं, जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, चींटी खाने वाला एनिमल है ये, चींटी खाने वाला एनिमल प्लेटिपस। तो दोस्तों 3 तरह के मैमल्स हैं, ठीक है दोस्तों। यूथीरियन जो बेबीज को बर्थ करते हैं, मैच्योर बेबी, जैसे इंसान, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। फिर मेटाथीरियन जो अंडर डेवलप्ड या अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को पाउच में रखते हैं, जैसे कि कंगारू हो गया दोस्तों। फिर है प्रोटोथीरियन जो अंडे देने वाले मैमल है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया प्लेटिपस, चींटी खाने वाला एनिमल, ठीक है दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे हैं मेटाथीरियन के बारे में, अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, अंडर डेवलप्ड बच्चों को जन्म देने वाले, जो बच्चों को पाउच में रखते हैं। अब दोस्तों ये मार्सुपियल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मार्सुपियम नाम की एक पाउच पाई जाती है पेट के ऊपर। तो अब आप देखिए यहाँ पर, विद इन द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट
मैनी डिफरेंट मार्सुपियल और पाउच्ड एनिमल आर सीन। बेटा जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पाउच्ड एनिमल दिखाई देंगे, पेट के ऊपर उनके पाउच ही पाउच होता है। दीज हैव These have evolved from a common ancestral stock but all within the Australian island continent। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सभी तरह के पाउच्ड एनिमल का इवोल्यूशन एक ही तरह के पाउच्ड एनिमल से हुआ होगा, और ये सारे के सारे केवल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अलग थलग कॉन्टिनेंट है वो। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप देखिए बीच में कोई एक मार्सुपियल हुआ होगा पैदा लाखों करोड़ों साल पहले, और उस मार्सुपियल से ही ये पचासों तरह के मार्सुपियल का क्या हो गया दोस्तों, ओरिजिन हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देखिए सुगर ग्लाइडर। सुगर ग्लाइडर ये गिलहरी है, क्या है दोस्तों, ये एक तरह की गिलहरी है उड़ने वाली। तस्मानियन वुल्फ हो गया, जैसे हमारे यहाँ वुल्फ होता है वहाँ तस्मानियन वुल्फ होता है। जैसे यहाँ कैट होती है वहाँ टाइगर कैट होती है। जैसे यहाँ प्लेटिपस है, यहाँ वहाँ एंट ईटर होता है, चींटी खाने वाला है। ये देखो जैसे यहाँ रैट होता है वहाँ मार्सुपियल रैट होता है। जैसे यहाँ भी कुछ एनिमल होते हैं वहाँ कंगारू पाया जाता है दोस्तों, कंगारू। जैसे यहाँ खरगोश होता है ना वहाँ कंगारू जैसा है। यहाँ भालू है वहाँ वॉम्बैट है। यहाँ भी जैसे माउस है तो वहाँ बैंडिकूट है। यहाँ पे जैसे बंदर है वहाँ कोएला है। यहाँ पर छुचुंदर है, यहाँ पर मार्सुपियल मोल है। मतलब ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए ना दोस्तों, ये शुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वुल्फ, मार्सुपियल मोल, बैंडेड एंटीटर, सारे पाउच्ड एनिमल है। और इन सबका ना अडेप्टिव रेडिएशन हो गया, मतलब कि कोई एक स्पीसीज सबसे पहले ओरिजिन हुई होगी ऑस्ट्रेलिया में, और धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में उसी से दूसरी स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। ये पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? It is to it it refers to independent development of similar characters into animal groups in similar habitat of different continent। आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। जैसे अपन देख लेते हैं, एक तरफ अपन ने कॉन्टिनेंट देख लिया एशिया, क्या देख लिया दोस्तों, एशिया, और दूसरा अपन ने कॉन्टिनेंट देख लिया ऑस्ट्रेलिया। तो दो कॉन्टिनेंट है दोस्तों, एक तरफ तो अपन ने देखा एशिया कॉन्टिनेंट और दूसरी तरफ देखा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं एशिया के एनिमल बिल्कुल अलग है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके एनिमल बिल्कुल अलग है। लेकिन पता चला कि जो हैबिटेट एशिया के एनिमल्स को मिल रहा है, सेम वैसा का वैसा ही हैबिटेट, वैसी की वैसा ही एनवायरनमेंट ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स को मिल रहा है। तो दोनों जो अलग अलग जो स्पीसीज के जो मेंबर्स है या जो एनिमल्स है, उनका इवोल्यूशन सेम टाइप से होने लग जाएगा, सिमिलरली होने लग जाएगा। इसी को हम पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों यही तो बताया मैंने कि इट रेफर टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन टू एनिमल ग्रुप्स। टू एनिमल ग्रुप्स है, ये ऑस्ट्रेलिया का एनिमल ग्रुप अलग है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एनिमल ग्रुप अलग है, और एशिया का एनिमल ग्रुप क्या है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और एशिया का हैबिटेट सेम होने के कारण दोनों एनिमल ग्रुप का इवोल्यूशन सिमिलरली होने लग गया। क्या होने लग गया? इसी को हम पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे एशिया के अंदर प्लेसेंटा वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनके पेट के अंदर, यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा होता है, मैच्योर बेबी को बर्थ करते हैं ये। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेसेंटा नहीं होता, पाउच होता है पेट के ऊपर, जिसके अंदर ये अपने अंडर डेवलप बेबी को रखते हैं, और वो उन ग्लैंड से, पाउच की ग्लैंड से न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर म्यूल का इवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही वहाँ मार्सुपियल मोल का इवोल्यूशन हो गया। जैसे यहाँ एंटीटर का इवोल्यूशन हुआ, वहाँ नम्बैट एंटीटर का इवोल्यूशन हो गया। जैसे यहाँ माउस का इवोल्यूशन हुआ, वहाँ मार्सुपियल माउस का इवोल्यूशन हो गया। जैसे यहाँ लेम्यूर का हुआ, वहाँ स्पॉटेड खसखस का। यहाँ फ्लाइंग स्क्वेरल उड़न गिलहरी है, और वहाँ फ्लाइंग फेलेंजेस है। यहाँ बॉब कैट है, वहाँ तस्मानियन टाइगर कैट है। यहाँ वुल्फ है, वहाँ तस्मानियन वुल्फ है। पिक्चर शोविंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल एनिमल। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है दोस्तों। पैरेलल इवोल्यूशन से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी समझ में आता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक अलग जगह है, ये एक अलग जगह, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ये अलग कॉन्टिनेंट है, ये अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन पता चला दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है, बारिश एक जैसी हो रही है, हैबिटेट एक जैसा है। और यहाँ पर अलग एनिमल ग्रुप है, यहाँ पर अलग एनिमल ग्रुप है, लेकिन इन दोनों का
इवोल्यूशन सिमिलरली होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह रह पर कि अलग अलग जगह पर रहने के बाद भी दोनों का हैबिटेट सेम है, तो इसी को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? जाके हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा है या आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको लैमार्किज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में दोस्तों। तो सभी अपना ध्यान रखना दोस्तों, सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा।